अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये 2 या 3 लॉज में सीमित नहीं है। एक सीरीज ऑफ लॉज लाए गए थे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। पर जो ये मेजॉरिटी ऑफ लॉज हैं इनमें बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड अनचेक पावर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिटीजन्स के राइट्स नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। देखिए, इस वीडियो का मकसद डिबेट करना कतई नहीं है कि क्या इंडिया के अंदर सिक्योरिटी लॉज होने चाहिए या नहीं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी कंट्री के लिए उसका सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इन लॉज को एक्सेप्शनल लॉज या फिर नेसेसरी एविल कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इन सिक्योरिटी लॉज के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन लॉज को लाया गया था, क्या था इनका ऑब्जेक्टिव और करेंटली इन लॉज की क्या पोजीशंस है। तो आज़ादी के तुरंत बाद अपने सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, पर तभी पैरेलल और पावरफुल लॉ बना रहे थे जो लोगों के राइट्स को ख़त्म करता था। मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 की। देखिए, आज़ादी से पहले इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के मेजर्स को यूज़ करते थे। आज़ादी मिलने के बाद इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, जैसे पार्टीशन के कारण लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट था और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी था। तो इंडिया की टेरिटरी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के लोगों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए गए। पार्लियामेंट में प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ इंट्रोड्यूस कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने कहा इस बिल को लाने की सोच में वो कई रात सोए नहीं, और ऐसे आया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 जो चला 1969 तक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक ऐसा लॉ था जो गवर्नमेंट को ऑथराइज करता था कि वो बिना किसी चार्ज के किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन कर सके 1 साल के लिए। देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि पार्टीशन की वजह से जो वायलेंस हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे संभालना। अब इस लॉ की एक अच्छी बात ये थी कि ये एक टेम्परेरी लॉ था। अब टेम्परेरी लॉ क्या होता है? जिनमें सनसेट क्लॉज प्रेजेंट हो। वो लॉ जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें होते हैं सनसेट क्लॉज, और जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, तो ये लॉ ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लाते वक्त पार्लियामेंट ने ये कहा था कि हर 2-3 साल में इस लॉ को रिन्यू करेंगे। तो 1950 में आया, ये 1969 में एक्सपायर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। तो ओल्ड प्रोडक्ट की न्यू पैकेजिंग करना कोई आज का काम नहीं है। 1975 की 2 चीज बहुत फेमस है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, एंड सेकंड, अपनी गवर्नमेंट की बात मनवाने के लिए लाया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इंटरेस्टिंगली, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडीए के लैप्स होने के 2 साल के अंदर ही आ गया मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट मीसा। तो पीडीए के मेजॉरिटी पावर्स इस एक्ट में डाल दिए गए थे। इस एक्ट का मकसद था इस एक्ट के तहत जो लोग डिटेन हो रहे हैं उन पर और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना। 1975 में लगाई गई 19 महीने की इस इमरजेंसी में ना जाने कितने ही लोग बिना किसी ट्रायल राइट्स सेफगार्ड के सलाखों के पीछे रहे। अब 1975 के नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो भी लोग फेस टू फेस आ रहे थे गवर्नमेंट के, चाहे वो अपोजिशन वाले हो या सिविल सोसाइटी ग्रुप वाले हो, उन पर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट का भरपूर मिसयूज हो रहा था। इसके बाद 1977 में नेशनल इमरजेंसी के साथ 2 और चीज़ें ख़त्म हुई। पहला, जनरल पब्लिक इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जो लॉज हैं वो ज़रूरी होते हैं और नेसेसरी एविल होते हैं। तो 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया। एक और एक्ट जो पीडीए के बाद और मीसा से पहले आया था और अभी तक चल रहा है, वो है आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। देखिए, 1957-58 में नागालैंड में सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कारण वायलेंस बढ़ता जा रहा था और बात स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बढ़ते वायलेंस को कम करने के लिए लाया गया आफ्स्पा, जो आर्म्ड फोर्सेज को डिस्टर्ब एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की पावर देता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस एक्ट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर एक्ट्स। ये एक्ट गवर्नमेंट को क्या पावर देता है इस रिस्पेक्ट में? दोस्तों, आफ्स्पा का सेक्शन 3 गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के किसी भी एरिया को एज डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है। पर देखने वाली बात यह है कि इन सारी चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए, किसी भी एरिया में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है, पर जैसे कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होता है तो पुलिस के साथ साथ पैरेलली
आर्म फोर्सेस भी काम करने लगे और आफ्स्पा के अंदर आर्मी के पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं, जैसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट करना, सर्च करना, फायर आर्म सीज करना और भी बहुत सारी चीज़ें। इनिशियली आफ्स्पा को लाया गया था नागालैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट बाद में इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पंजाब में एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी लगाया गया था। आज के डेट में भी बहुत सारे एरियाज़ में आफ्स्पा के प्रोविजंस लगे हुए। तो 1980 में लाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, जो पीडीए एंड मीसा का रिफ्लेक्शन था। अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल में लॉकडाउन के वक्त इंदौर में 4 लोगों पे एनएसए का प्रोविज़न लगाया गया था, क्योंकि वो हेल्थ वर्कर्स पे पत्थरबाजी कर रहे थे। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को डिटेन या कंटेन करना ताकि फ्यूचर में वो कोई क्राइम ना कर सके और फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से बच ना सके। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी इंसान को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में मैक्सिमम 12 महीने के लिए डिटेन कर सके। पर गवर्नमेंट को यदि कुछ न्यू एविडेंस मिलते हैं तो वो इस ड्यूरेशन को इंक्रीज़ भी कर सकती है। दोस्तों, एनएसए के तहत यदि कोई अरेस्ट होता है तो उसे बहुत सारे बेसिक राइट्स भी अवेल नहीं होते हैं, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जिसके तहत 5 से 10 दिन तक बिना कारण बताए अरेस्ट के उसे रखा जा सकता है। दूसरा है लीगल एड, मतलब एनएसए के तहत यदि कोई अरेस्ट होता है तो उसे किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प नहीं दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इसके तहत कितने अरेस्ट हुए ये डेटा अवेलेबल नहीं है। अब हम 2 और लॉज को एनालाइज करेंगे, जिसमें से पहला है टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1985, जिसे देश में बढ़ रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को और स्पेशली पंजाब में बढ़ रहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। टाडा के अंदर इतने पावरफुल लॉज थे जिसके बारे में देश ने ना तो आज तक कभी सुना था ना ही देखा था। ये बहुत स्ट्रांगली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ओवरराइड करता था। जैसे बहुत सारे न्यू ऑफेंसेस बनाए गए, पुलिस के पावर को बढ़ाया गया और अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को, उनके सेफगार्ड्स को रिड्यूस किया गया। इसके साथ ही ये कहा गया कि टाडा के अंदर यदि कोई इंसान पुलिस के सामने अपना कन्फेशन देता है तो उस कन्फेशन को एज एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। इस कारण अब्यूज़ के और टॉर्चर के केसेस बढ़ने लगे। इस एक्ट के पावर्स को मिसयूज़ करने के काफ़ी सारे एलिगेशंस भी सामने आने लगे, जिस कारण इसके सनसेट क्लॉज को यूज़ करते हुए 1995 में इस लॉज को लैप्स कर दिया गया। 1985 से 1995 तक चले इस एक्ट में 70,000 से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए। इसके बाद इन 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। 24 दिसंबर 1999 को हुआ IC 840 कांधार हाईजैक। सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ टेररिस्ट अटैक और 13 दिसंबर 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक। इन इवेंट्स के कारण देश के एंटी टेरर लॉज को स्ट्रेंथन करने की नीड फील हो रही थी और फिर आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001। तो पोटा के अंदर किसी भी सस्पेक्ट को 180 डेज यानी कि 6 महीने तक के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाडा के साथ थी वही सेम ऑब्जेक्टिव पोटा के साथ भी, और जो भी प्रॉब्लम टाडा के साथ थी, जैसे पुलिस के पास एक्सेसिव पावर होना, अरेस्टेड पर्सन के सेफगार्ड कम होना, एविडेंस एडमिसिबल होना, ये सारे फीचर्स पोटा में भी प्रेजेंस थी। इसके साथ ही पोटा पे ये एलिगेशंस भी लग रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वेंडेटा को फुलफिल करने के लिए इसके पावर्स को मिसयूज़ कर रही है। तो इन सारे एलिगेशंस के चलते पोटा के 3 साल के सनसेट क्लॉज को यूज़ करते हुए 2004 में इस एक्ट को लैप्स कर दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में आपने देखा ये 6 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब बचते हैं 2 लॉज। फर्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट एंड सेकंड, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे कि अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में सजेशन आप ज़रूर लिखना, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।